विद्यार्थियों, मेरे द्वारा इससे पहले एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया था जिसमें मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में उसकी विशेषताओं को समझाइए। और उसके बाद आज मेरा जो वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है वो है कि भारतीय संविधान के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके क्षेत्राधिकार, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट और उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसकी स्थापना और उसके क्षेत्राधिकार के संबंध में आज मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है जो इस तरह है। डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके क्षेत्राधिकार को समझाइए। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं इंडियन लीगल हिस्ट्री पर वीडियो लेक्चर अभी तैयार कर रहा हूं और जब से इंडियन लीगल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैंने बीच में आपको बताया था कि कलकत्ता, मद्रास और बंगाल, इन तीनों जगह 3 सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे जो कि सन 1774 से स्टार्ट हुए थे और 3 जगह 3 सुप्रीम कोर्ट बने थे। और जब हमने अभी हाई कोर्ट की स्थापना की थी अकॉर्डिंग टू एक्ट 1861, उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, उस समय हमने वो सभी सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व कर दिए थे। सदर अदालतें, निजामत अदालतें सभी समाप्त कर दी थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रह गया था। आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और वो सभी सुप्रीम कोर्ट पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये संशय मत रखना, आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि 3 सुप्रीम कोर्ट सबने पहले बनाए थे और एक ये भारतीय संविधान द्वारा 4 हो गए। 4 नहीं, सिर्फ अब एक है, वो तीनों डिसॉल्व हो चुके हैं। ये हुआ इंट्रोडक्शन। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी सब अन्य न्यायाधीश होंगे। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा और जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट के जस्टिस की सलाह लेने के बाद ही की जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति महोदय सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेंगे, उनसे सहमति लेंगे, उनसे परामर्श करेंगे और उसके बाद नियुक्ति कर देंगे। 65 वर्षों की आयु तक ये अपना कार्य सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से कर सकते हैं। थर्ड, ज्यूरिसडिक्शन। क्षेत्राधिकार क्या होगा? इनके क्षेत्राधिकार को 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ी है, 2, 4। इनके क्षेत्राधिकार को 4 भागों में मैंने विभक्त किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि जब कभी भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार होगा उनके मामले को सुनने, समझने और अंतिम रूप देने का। इसके अलावा अगर कभी भारत में 2 राज्यों के बीच में विवाद हो तो उस मामले में भी प्रारंभिक अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की रहती है। वो सुनेगा, समझेगा और मामले को अंतिम रूप से निपटा देगा। सेकंड, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन से तात्पर्य है कि भारत में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अन्य न्यायालय से कोई भी मामला या कोई भी फैसला अंतिम जजमेंट के रूप में किया जाता है तो उस मामले का अपील सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपील का एक न्यायालय है। यहाँ के बाद कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई भी अपील नहीं होगी। थर्ड, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। जब कभी राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से या मुख्य न्यायाधीश से कोई परामर्श लेना है या कोई सलाह लेना है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे देगा।
लेकिन विद्यार्थियों एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ये कह सकते हैं कि हमें सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श चाहिए, एडवाइस चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना कंपलसरी हो। अगर वो एडवाइस नहीं देना चाहता है तो मना कर सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मना नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। फोर्थ, रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की तरह, जैसा विद्यार्थियों मैंने पिछली बार जब हाई कोर्ट के बारे में बताया था, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1861 में कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई, तो उसमें बताया था कि लेख जारी करने का अधिकार भी हाई कोर्ट को होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 226। ठीक उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 इन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 सुप्रीम कोर्ट को भी एक अधिकार है लेख जारी करने का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा लेख जारी कर सकता है। कौन कौन से लेख जारी करेगा? 5 तरह के लेख सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नंबर 1 हेवियस कार्पस, सेकंड मैंडामस, थर्ड प्रोविशन, फोर्थ सर्सियुरारी, फिफ्थ क्वी वारंटो, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, उत्प्रेषण 4 और अधिकार प्रच्छा 5। ये 5 तरह के लेख अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और इसके बाद अब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर मेरा कोई वीडियो लेक्चर नहीं आएगा। ये मेरा अंतिम वीडियो लेक्चर है इस सब्जेक्ट पर। 20 वीडियो लेक्चर मेरे इस पर कंप्लीट हो चुके हैं आज। लेकिन एक छोटी जानकारी मुझे और देना है कि इंडियन लीगल हिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 केस दे रखे हैं जो कि लीडिंग केस हैं। नंबर 1 राजा नंद कुमार, नंबर 2 पटना केस, नंबर 3 काजीजुरा। विद्यार्थियों, आप इन तीनों केसों को पूरी सावधानी से पढ़ लें, क्योंकि इन तीनों केसों में से कोई ना कोई एक केस आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखें, एक बार फिर दोहराता हूं, इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 3 लीडिंग केस हैं। नंबर 1 महाराजा नंद कुमार, नंबर 2 पटना केस, नंबर 3 काजीजुरा। इन तीनों केसों की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लें। इन तीनों में से कोई ना कोई एक केस आपसे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। धन्यवाद।